प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा में अपनी 1 साल की सरकार का गुणगान करेंगे तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में केजरीवाल 100 दिन की अपनी सरकार का बखान करेंगे। केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे। सवाल उठ रहा है कि आखिर केजरीवाल को उसी दिन अपनी 100 दिन की सरकार के बखान करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 1 साल की सरकार पर मथुरा में महारैली करने वाले हैं। क्या केजरीवाल जानबूझकर अपनी सरकार के कामकाज को मोदी सरकार से बेहतर साबित करना चाहते हैं? कि आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो उपलब्धियां कुछ नहीं है, आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं और इसलिए कोई ना कोई बहाना आप केंद्र सरकार पर थोक करके और इस तरीके से आप ये स्पेशल सेशन बना करके कि ये जो ऑर्डिनेंस क्लैरिफिकेशन आया है, इस क्लैरिफिकेशन को किस तरीके से गलत साबित किया जाए। हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। शायद ही कोई मंत्री होगा जो 7 दिन काम नहीं कर रहा होगा। हमारे सब में कोई हनीमून पीरियड नहीं मांगा हमने। हम तो 100 दिन में हम डिलीवरी बता रहे हैं, ये हो गया। हमने अपने किसी भी कमिटमेंट को ये नहीं कहा ये तो जुमला भर था या ये तो। दूसरी चीज, दिल्ली को लेके जो मोदी जी की सरकार ने धोखा दिया है दिल्ली वालों को, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। दरअसल केजरीवाल 100 दिन के कामकाज के बहाने खुद को बेहतर साबित कर एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में सियासी फायदे की जुगत में है, जिस लड़ाई ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ये दोनों सरकार खासकर दिल्ली में एक अजीब सा पॉलिटिकल वॉर पे फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों सरकारों की एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं, क्योंकि दोनों सरकार दिल्ली की जनता के प्रति ठीक तरह से काम नहीं किया है। बेशक सरकारों के काम की चर्चा होनी चाहिए और आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमले कर रही हैं, उससे ये सवाल जरूर उठ रहा है, क्या मोदी के 1 साल पर छा गए हैं केजरीवाल के 100 दिन? सवाल ये भी है, एलजी केजरीवाल की लड़ाई ने क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन को मुद्दा बना दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सवाल तो यह भी है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो क्या दोनों ही पार्टियों की तरफ से बातें ज्यादा हुई हैं, काम कम हुआ है? इन तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आमने सामने है दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उससे क्या संकेत गया है और किस तरह से विवादों की वजह से लगातार इन सरकारों की चर्चा हुई है, उस पर भी बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एचएस फुल्का साहब, उनसे हमारी बातचीत होगी। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप छिंद्रा भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि तकनीकी पहलू, कानूनी पहलू इस पूरे मामले में क्या है। पहले शुरुआत में संबित पात्रा जी आपसे ही करना चाहूंगा। करते हुए तो आप लोग बहुत कुछ दिख रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या किया आपने, जरा ये बताइए। देखिए, ये बार बार जो सवाल पूछा जाता है कि हमने धरातल पे क्या एक ऐसी चीज की जिससे कि हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए, तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि देखिए, अगर घर से डकैत और लुटेरों को भगा दिया जाए तो कोई भी घर का व्यक्ति कह सकता है कि अच्छे दिन आ गए। सर, लेकिन थानेदारी तो नहीं है, के साथ हम कह सकते हैं कि एक पैसा जी सीआईसी और पैसा चोरी नहीं हुआ है हिंदुस्तान डकैत के बारे में पता कैसे चलेगा, डकैती हुई कि नहीं? ना 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 ना, मैं बता रहा हूं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा सर। आप देखिए, नंबर एक पैसे का करप्शन नहीं हुआ है और आप खुद कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस भी 1 वर्ष में 1 पैसे के करप्शन का आरोप लगा नहीं पाई है। और 10 वर्षों में जिस प्रकार से लूट चली थी हिंदुस्तान में, उस लूट को समाप्त करके हमने लुटेरों से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाई है। जहां तक सीवीसी का सवाल है, आपको भी मालूम है अखिलेश जी, सीवीसी हम पोस्टिंग कर रहे थे, कोर्ट के आदेश से ही रुका था। कोर्ट ने अभी 10 दिनों पहले ही परमिशन दिया है कि सीवीसी का अब आप नियुक्ति कर सकते हैं। नियुक्ति का प्रोसेस ऑन है, मुझे लगता है चंद दिनों में कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति हो जाएगी। सीआईसी के बारे में आप नहीं बताएंगे आप संबित पात्रा जी? सीवीसी में चूंकि मैं बता देता हूं, आप पूछ लीजिए, मैं बता नहीं, आपने पूछा, अब मैं बता देता हूं, आपने पूछा, मैं बता देता हूं। सीआईसी के मामले में भी कहा गया था कि सरकार एक ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल अपनाए। साल भर गुजर गया इस पारदर्शिता की तलाश में, जो इतना वक्त गुजर गया संबित पात्रा जी, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। देखिए,
बिल्कुल नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। एक ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल अपनाने के लिए कोर्ट ने भी कहा था। इससे पहले सीआईसी के नियुक्ति में जो सीनियर मोस्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था वो ऑटोमेटिकली सीआईसी बन जाता था। कहने पर, ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल के कहने पर हमने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया, फॉर्म्स लिया है। आखिरी डेट स्क्रूटिनी का अप्रैल 27 था, वो प्रोसेस हुआ है। ठीक है संबित पात्रा जी, दोबारा आपके पास आता हूं मैं, कुछ देर के बाद आऊंगा, लेकिन एचएस फूलका आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। फूलका साहब, आपके मुताबिक माइलस्टोन क्या है? आम आदमी पार्टी ने ऐसा 100 दिन में क्या किया जिसको लेकर हमें लगे कि हां वाकई कोई नई सरकार बनी, कुछ जो प्रयोग दिल्ली की जनता ने किया था वो सफल रहा? हालांकि अरुण जेटली उसे जोखिम वाला प्रयोग बता चुके हैं। 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल को आपके पास सामने सब कुछ आ जाएगा। 100 दिन की जो उपलब्धियां सारियां सामने आ जाएंगी। मगर जी आपने जो भ्रष्टाचार की बात की है, इसमें मैं बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको लेके इतनी बड़ी अब विवाद खड़ा किया है, जिसका काम अभी सेंट्रल सरकार रोकना चाहती है, उसमें 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और 152 को सस्पेंड किया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जोर से जंग चल जारी है और इसी को लेके ये सारे का सारा विवाद खड़ा हुआ था। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात कही थी, मगर आज तो ये बिल्कुल साफ अब बाहर आ गई कि जो सेंट्रल सरकार ने एलजी के थ्रू जितना शोर किया है, दरअसल में वो जो एंटी करप्शन, लेकिन शोर की जब आप बात करते हैं ना, जो काम था सर, उसको रोकने के लिए मेरा सवाल सुन लीजिए सर। जब आप शोर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप ही के पार्टी के नेताओं की याद आती है लोगों को। शुरू से, जब से सरकार बनी उसके बाद से जो नूरा कुश्ती चली पार्टी के अंदर, जो हमने देखा जिस तरह की लड़ाइयां हुई, ऐसा लगा कि किसी ना किसी विवाद से आपका पाला पड़ता रहे ताकि आप लोग सुर्खियों में रहें। एक ये भी संकेत गया, एक मैसेज ये भी गया सर। देखो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अफसर की अपॉइंटमेंट हुई हो बिना मुख्यमंत्री के पूछे। मगर आज नहीं, आपकी बात तो सही है, सरकार ने आपकी बात सही है फूलका साहब, और उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब की लड़ाई सिर्फ तो हम शोर करें तो क्या करें? मीडिया से दिखी, दिल्ली पुलिस से दिखी, उनके अपने पार्टी के लोगों से दिखी। अरे पहले जो बात है, अगर ये ऐसा करती है मोदी सरकार, बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से करती है, ये नोटिफिकेशन लाती है, जो नोटिफिकेशन से उन्होंने संविधान को ही अमेंड कर दिया, तो हम शोर ना करें तो और क्या करें? अच्छा चलिए, आप बोलेंगे क्या, बताएंगे? आलोक शर्मा जी कर रहे हो, क्या संवैधानिक कर रहे हो? चलिए संबित पात्रा जी, आऊंगा आपके पास सर, अपनी बात रखिएगा, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। लेकिन फुलका जी ने एक गलत बात कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड कर दिया। फुलका जी, आप तो देश के जाने माने वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया क्या नोटिफिकेशन में? नहीं, उसमें क्या मैं समझूंगा। मेरे साथ यहाँ प्रदीप सिंह मौजूद है, वकील है, मैं आऊंगा उनके पास। संबित पात्रा जी, मैं बाद में आता हूँ, जरा पहले एक राउंड हम इस पे बात कर लें सरकार के कामकाज को लेकर। संबित पात्रा जी, आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी, हालांकि आप तो अब कहीं नहीं है, ना दिल्ली में है ना केंद्र की सरकार में, लेकिन फिर भी जरा बताइए, क्या लगता है आपको, ये जो 365 दिन और 100 दिन का मुकाबला हो रहा है, कौन भारी पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूं अखिलेश जी, एक सरकार जो 1 साल पहले आई थी, वो सरकार, उसके मुहावरे में अगर हम कहें तो ऊंची दुकान और फीके पकवान, वो तो बीजेपी की सरकार रही 1 साल के अंदर। और जहां तक 3 महीने का केजरीवाल साहब का बात है, मैं समझता हूं ऊंची दुकान और सड़े हुए पकवान ये केजरीवाल जी की सरकार रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आप 1 साल के अंदर देखिए कि विदेश नीति पर फेल है आप, अर्थनीति पर फेल है आप किसी भी तरह से ना सामाजिक सौहार्द को बना पाए हैं। आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो 100 दिन के अंदर आप बताइए, एक भी टेंडर बिजली से रिलेटेड हुआ हो, पानी से रिलेटेड हुआ हो, आपने जितना रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का काम था सारा रोक दिया है। आप बताइए मुझे, हमने 57 रुपए पर डॉलर छोड़ा था, 57 रुपए से आज वो 64 रुपए पर क्यों हो गया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। केवल विभिन्न मुद्राओं में भाषण दिए जा रहे हैं और एक सरकार 100 दिन से ड्रामा किए चली जा रही है। 100 दिन और 100 विवाद इस केजरीवाल सरकार का इतिहास रहा है। चलिए, तो अगर ऐसा नहीं रहा हो तो आप बता दीजिए मुझे। तो एक तरफ आलोक आप कह रहे हैं कि फीके पकवान है, दूसरी तरफ सड़े हुए पकवान है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आपके पास कौन से ऐसे पकवान थे जो जनता ने खाकर आपको शून्य पर ला दिया दिल्ली में। लेकिन मैं अब प्रदीप सिंह जी को यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। प्रदीप जी, बुनियादी सवाल तो ये है कि क्या हम ये तुलना कर सकते हैं 365 दिन के सरकार के कामकाज की और इधर 100 दिन केजरीवाल साहब के? नहीं अखिलेश जी, मेरा मानना है कि ये दोनों के साथ अन्याय होगा। अच्छा। देखिए, 1 साल के कामकाज की तुलना केवल 100 दिन के कामकाज से करना ये उचित नहीं है, एक बात। दूसरा,
एक राज्य सरकार जो पूरी तरह से राज्य भी नहीं है, उसके कामकाज की तुलना केंद्र सरकार से करना वो भी उचित नहीं है। नहीं, लेकिन दो राज्यों की तुलना मोदी साहब से लोहा भी तो लेते हैं, ये भी तो आप देखिए। नहीं, ये इस मायने में तुलना जरूर की जा सकती है कि जिन उम्मीदों के साथ ये सरकारें आई वो उम्मीदें पूरी हुई क्या। तो आप जनता का, मतदाता का व्यवहार देखिए, वो हम आप जल्दी निराश होते हैं, वो समय देते हैं सरकारों को। अगर सरकार ठीक दिशा में भी चलने का संकेत दे रही हो तो मतदाता निराश नहीं होता है। वो एक समय, लंबा समय देता है, 5 साल के लिए उसने चुनकर भेजा है तो उतना इंतजार करने की मानसिक तैयारी में रहता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 100 दिन में ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ है कि वो अब जंतर मंतर पर नहीं, दिल्ली सचिवालय में बैठ रहे हैं। देखिए, जिस तरह के विवाद वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, उससे उनकी सरकार के अच्छे कामों की भी चर्चा नहीं हो पा रही। उसका एक फ्लिप साइड ये है कि वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। सरकार में आते ही पहला झगड़ा अपनी पार्टी के लोगों से हुआ, उसमें न कांग्रेस का कोई योगदान है, न बीजेपी का कोई योगदान है। ठीक है, कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उन पार्टियों ने किया? आपका अंदर का झगड़ा था। उसके बाद आप देखिए तो ऐसा लगता है जितने विवाद हैं ज्यादातर में ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी विवाद खड़ा करने में ज्यादा रुचि, और ये सर हालांकि दोनों तरफ से लगता है। मैं प्रदीप छिंद्रा को अब चर्चा में जोड़ना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, जरा मुझे ये बताइए, क्यों ना हमें लगे कि बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जानबूझकर इस तरह से विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर पर जो आज नोटिफिकेशन आया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका आखिर क्या मतलब है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, तीन फंडामेंटल मुद्दे हैं कि आर्टिकल 239 AA, जिसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान है जी, कि जिसके अंतर्गत सब कुछ फंक्शन करता है, उसमें 3 चीजें हैं जो आर्टिकल 239 AA से बाहर हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर से बाहर हैं। वो 3 चीजें हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इसके अलावा बाकी सभी चीजों पर लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है और कानून बनाने के साथ साथ उन पर काम भी कर सकती है। तो एज सच सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या संविधान द्वारा बाहर, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर परव्यू से नहीं रखी गई हैं। इस संदर्भ में अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो कहीं एक चीज डाल दी गई है, एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया गया है जिसे सर्विसेज का नाम दिया गया है, और उसके पीछे रीजनिंग ये दी जा रही है कि भाई क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो सर्विसेज का प्रावधान है, जो स्टेट कमीशन सर्विसेज का प्रावधान है, वो चीज दिल्ली में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोई स्टेट सर्विस नहीं है। दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस, दिल्ली में IPS और IAS कैडर्स के ऑफिसर्स हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ के हैं। जी, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यूनियन द्वारा जो प्रावधान बनाए गए हैं वही वाजिब हैं, और इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो सेंटर के नुमाइंदे हैं, उनको पावर है ये चीज करने की। संबित पात्रा जी, प्रदीप आपकी बात समझ गया। संबित पात्रा जी, जरा मुझे ये बताइए, कहीं कोई मन में मलाल तो नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ चूंकि आप लोग 3 सीट पे सिमट गए तो अब पिछले दरवाजे से जरा शासन कर लें, नोटिफिकेशन वगैरह क्यों? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बिल्कुल कायदे से समझाता हूं। चीफ सेक्रेटरी की आवश्यकता थी, इन्होंने के शर्मा जी का नाम प्रपोज किया था। आप बताइए, विवेक से बताइए अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई आनाकानी नहीं, कोई तूतू मैमे नहीं, परमानेंट चीफ सेक्रेटरी के लिए के शर्मा जी को गोवा से लाके दिल्ली में स्थापित किया गया। ये 10 दिन के चीफ सेक्रेटरी के लिए क्यों केंद्र सरकार लड़ाई करना चाहेगी और क्यों हाथ को मैले करना चाहेगी? आप देखिए, अगर कोई इस पूरे 10 दिन के विवाद को विवाद बना के एक हवा खड़ा करना चाहता है तो वो आम आदमी पार्टी चाहती है। नंबर 2, किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन में। आप देखिए, जो सर्विसेज का विषय लाया गया है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के बावजूद, ये सर्विसेज तो हमेशा से ही केंद्र के पास था, ये दिल्ली के लिस्ट में नहीं है, जैसे अभी वकील साहब ने कहा। और लिस्ट 1 ऑफिसर्स, एंट्री नंबर 70 हमेशा से ही केंद्र के पास था, हमेशा से ही IAS IPS ऑफिसर जो दिल्ली में है, डानिक्स के जो ऑफिसर
ऑफिसर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री ही कंट्रोल करती है, इसमें किसी प्रकार का लेकिन संबित पात्रा जी देखिए जी ने परसों क्लियर किया, जिस संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख बार बार किया जा रहा है 393AA4 का जिक्र किया जा रहा है, उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर नियुक्तियों को लेकर किसी तरह का कोई विवाद हो, हालांकि एलजी नियुक्ति करे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भरोसे में लेकर, लेकिन अगर विवाद हो वो उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजें और जब तक वहां पर ये पेंडिंग है तब तक एलजी का जो फैसला वो मान्य होगा। तो यहां पर उपराज्यपाल भी ऐसा करते तो नहीं दिख रहे हैं फुल्का साहब। 239 डबल है। देखिए ये जो आईएएस अफसर हैं इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट और रिमूवल अथॉरिटी सेंट्रल सरकार है, मगर जब ये आईएएस अफसर को किसी एक स्टेट में जहां गवर्नमेंट में उनके पोस्ट को कर देते हैं तो उसके बाद उनकी वर्क एलोकेशन पूरा का पूरा काम उस गवर्नमेंट का हो जाता है। जैसे जो कोई आईएएस अफसर को पांडिचेरी में पोस्ट कर दिया, ट्रांसफर की होम मिनिस्ट्री ने, मगर उसके बाद पांडिचेरी का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसकी पोस्टिंग और वर्क एलोकेशन करेगा। ऐसे ही अगर वो किसी आईएएस अफसर को दिल्ली में पोस्ट कर दिया, अब दिल्ली में उसको पोस्ट कर दिया, दिल्ली में भेज दिया, उसके बाद उसको कौन सा काम देना है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री फैसला करेगा। मगर अब उन्होंने क्या किया है, ये जो 21 मई को जो नोटिफिकेशन निकाली है, 21 मई को मैं पूरा कर दूं 21 मई को जो नोटिफिकेशन निकाली है इसमें कह दिया कि 98 की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, 1993 की नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि पूरे के पूरे अधिकार ये सिर्फ आईएएस अफसर या दैनिक्स के ऊपर नहीं, ये नोटिफिकेशन को इतना ज्यादा मतलब वाइड कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे क्लर्क और चपरासी वो भी सीधा एलजी करेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी एक सवाल ये भी है, ये जो तू मैदान देख रहे हैं, हाँ संबित पात्रा जी 20 सेकंड में सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसको डेमोलिश करना है मुझे। हाँ बोलिए 20 सेकंड में डेमोलिश मत कीजिए। देखिए ये वर्ड आप मैं फुल्का साहब से पूछना चाहता हूं, एक क्लर्क का नाम बता दे, कोई एक क्लर्क का पोस्ट बता दे जो कि एलजी ने पोस्ट किया है। ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है कि क्लर्क भी अब एलजी पोस्ट करेंगे। पावर तो आपने ले ली ना, कह रहे हैं कि काम पावर तो आपने ले लिया है किसी भी सिविल सर्वेंट की नोटिफिकेशन में पूरी पावर ले लिया है। अच्छा ये बताइए संबित पात्रा जी, जो एक सेकंड फुल्का साहब मैं के विषय को रख रहा हूं, एक चीज बताइए, उसका कंट्रोल भी आप अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं संबित पात्रा जी? कोई नहीं ले रहा है। कहीं नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो काम आईएएस या आईपीएस अफसर करेगा ये एलजी बताएंगे, केवल ट्रांसफर। मतलब आप कुछ और बात कह रहे हैं, फुल्का साहब कुछ और बात कह रहे हैं। ऐसे में आलोक शर्मा जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या जानबूझकर ये नूरा कुश्ती की स्थिति पैदा की जा रही है? और यही एक बड़ी वजह है कि आज केजरीवाल साहब के 100 दिन की चर्चा होने लगी, 100 दिन के कामकाज की। विवादों को क्या जानबूझकर हवा दिया जा रहा है? मुद्दे इसमें भटक जाए, जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं। आलोक शर्मा जी देखिए अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और पार्टी केजरीवाल की नूरा कुश्ती लगती है मुझे। अपने एक साल के जो भी उन्होंने वायदे किए थे पूरे नहीं कर पाए हैं, उनको छुपाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और पार्टी केजरीवाल जो कहती थी कि 49 दिन में हमने दिल्ली को बदल दिया, इनसे पूछना चाहता हूं, कल आप ड्रामा करने जा रहे हैं कैनॉट प्लेस में, अभी तक 4 महीने होने को आए हैं, आपने अपने राज्य का बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया है? एक केंद्र सरकार है जिसने तमाम तरह के बजट में जो सोशल सेक्टर था, हेल्थ था, एजुकेशन था, वुमेन एंड चाइल्ड था, सभी का जितना पैसा था उसमें कटौती कर दी। आपने तमाम विकास के कार्य रोक दिए। पिछले एक साल के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3 से घटकर 1% पर आ गई। दूसरी तरफ पार्टी केजरीवाल ने दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड को समाप्त कर दिया। तमाम तरह के लेकिन आलोक शर्मा जी चूंकि आप विपक्ष में हैं तो दोनों पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जरा मुझे ये बताइए आलोक जी, सर सवाल सुन लीजिए, कम से कम दोनों सरकारों में ये तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति तो नहीं है। नहीं, अगर यही काम है कि 57 रुपए से $64 पे पहुंच जाए तो बेहतर है कि काम ना किया जाए। देखिए अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3 से 1% पर आ जो आलोक शर्मा कह रहे हैं उससे एक सवाल ये तो खड़ा होता है कि कहां तो लग रहा था कि मोदी साहब के पास अलादीन का चिराग है, लेकिन स्थितियां तो वही है। अगर मैं हकीकत में बात करूं, पेट्रोल के दाम को लेकर एक बार उन्होंने कहा था मोदी साहब ने कि मैं नसीब वाला हूं इसलिए उनकी कीमतें कम हो रही, फिर से हम देख रहे हैं कीमतें भाग रही हैं, रुपए की हालत सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, अलगाववादी अभी भी वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। नहीं, देखिए कई चीजों को एक में मिलाना नहीं चाहिए भाई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं, अगर उसके घटने में सरकार का कोई योगदान नहीं था तो बढ़ने में भी नहीं है।
नहीं तो ये तो सरकार मान नहीं रही थी ना तब, प्रदीप जी। नहीं, वो अलग बात है। वो दूसरा जो रुपए की बात है, अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से इमर्जिंग मार्केट्स की दूसरी जो करेंसीज हैं वो लगातार उनका जो है डिवैल्यूएशन हो रहा था। हमारी करेंसी जो है वो जहां थी वहीं खड़ी थी, तो उसका नुकसान हमको जो है हमारे एक्सपोर्ट को हो रहा था। ये रुपए की कीमत क्या हो ये बाजार तय करेगा, सरकार को तय नहीं करना चाहिए। अगर सरकार तय करने की कोशिश करेगी तो उसका नुकसान होगा। वो उसके जो तो पिछली सरकार ने सर अगर इसको मुद्दा बनाया तो आपको लगता है खालिश राजनीति हो रही थी? नहीं, देखिए सरकार में आने के पहले बीजेपी ने इन बातों को लेकर परिस्थिति पर आप ध्यान दीजिए। उस समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5.5-6% बढ़ रहा था जी, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.5-6% पे। उस समय क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी और आज स्थिति ये है कि सीपीआई हो या डब्ल्यूपीआई हो कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो परमिसिबल या ठीक लिमिट होनी चाहिए उसमें है। तो ऐसी स्थिति संकेत है अच्छे दिनों के, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक कोशिश निश्चित रूप से जो 1 साल पहले स्थिति थी उससे बदलाव आया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो उम्मीद थी, जो आपने कहा ना कि जादू की छड़ी, ये माहौल ये बनाया गया, इसके पीछे माहौल ये बनाया गया कि झोपड़ी पर छड़ी घूमेगी वो महल हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है। तो जो जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है ये भी सही नहीं। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा आलोक जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी से भी कई सवाल खड़े होंगे क्योंकि सरकार किसकी है, नरेंद्र मोदी साहब के 365 दिन या फिर अरविंद केजरीवाल जी के 100 दिन, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस सेगमेंट की शुरुआत प्रदीप सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगा। हमारे साथ जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं उनसे मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, लेकिन जरा ये बताइए सर, ये जो तुलना है आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा भी है क्या, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसी के जरिए अपने आप को मोदी के सामने रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आप लगातार कोशिश अगर देखें तो सीधे सबसे जो ताकतवर है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से, चाहे वो गांधी परिवार हो चाहे मनमोहन सिंह हो, उनसे, अब बीजेपी की सरकार है तो उनको लगता है कि सीधे अपनी लड़ाई को नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल बना दो तो हमारा जो पब्लिसिटी का दायरा है वो बढ़ जाएगा। उनको लग रहा है कि सरकार तो 5 साल के लिए पक्की है। ये सारे विवाद जो हैं उनके पीछे 2-3 बड़े कारण लगते हैं। एक कि अभी से ये पोजीशनिंग कर लो कि अगर हम काम न कर पाए, अगर वायदे पर खरे न उतर पाए तो ये कहने को होगा कि देखो हम तो 5 साल से करें कि हमको काम ही नहीं करने दिया। हम काम करना चाहते थे लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें काम नहीं करना दिया। दूसरा, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए उसके लिए जमीन तैयार करो, केस बनाओ कि देखिए जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं कर सकता। तीसरा ये है पब्लिसिटी का कि खबर में बने रहो, कैसे बने रहो, किस कारण से बने रहो, ये मुद्दा गौड़ है, लेकिन खबर में बने रहो। फुल्का साहब इसीलिए तो नहीं कहीं आप लोग तुलना कर रहे हैं अपने 100 दिन के कामकाज की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के जो साल भर हुए उससे? देखिए, पहली बात है, ये मोदी सरकार को इतनी घबराहट क्यों है केजरीवाल से? ये सारा देश पड़ा है, सारिया स्टेट्स को छोड़ के वो आके केजरीवाल की सरकार के साथ ही क्यों पंगे ले रहे हैं? पहले तो एक ऑर्डर निकाल दिया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर निकाल दिया, उसके बाद तीसरा ऑर्डर निकाल दिया, फिर जो नोटिफिकेशन निकाल दी जिसका इफेक्ट हुआ कि संविधान को अमेंड होना। जब ये बार बार केजरीवाल क्यों भी ये कर रहे हैं? ये तो अगर ये कहते हैं कि हम चाहते हैं, अरे भाई हम पब्लिसिटी चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम तो काम करना चाहते हैं। ये तो मोदी सरकार बार बार लाके ये खुद मोदी सरकार कर रही है। संबित पात्रा जी, कोई डर है क्या किसी तरह से, कोई मन में भय? देखिए, ये सुबह शाम जो रटन लगाते रहते हैं सरकार बनने से पहले भी कि हर कोई इनसे डरता है, ये इतने डरावने थोड़े ही है कि हर कोई डरता रहेगा, ये ठीक शब्द नहीं है। और देखिए अखिलेश जी, ये बहुत वाजिब प्रश्न है कि आखिर केजरीवाल जी हमेशा इस प्रयास में क्यों रहते हैं कि उनका कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर के साथ हो। देखिए, इसमें अच्छी बात है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ केजरीवाल जी आए, परिपक्वता यही कहता है कि धीरज के साथ केजरीवाल साहब काम करें, डिलीवर करें और जनता पे छोड़े निर्णय लेने के लिए कि आगे क्या करना है। मगर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा की इस दौड़ में
और इस त्वरितता में हमेशा कंपैरिजन की लड़ाई में ही वो आके खड़े हो जाते हैं। देखिए फुल्का साहब, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। ये आज सुबह तक प्रधानमंत्री और कल सुबह तक आज सीएम और कल पीएम, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन पात्रा साहब, ये हो भी सकता है, इसको आप लेके जाने की सिरे से नकार नहीं सकते हैं। वो आप भी बड़े हल्के में लिया था आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को। आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक सवाल यहाँ पर प्रदीप छिंद्रा से है मेरा, आप वकील है। प्रदीप, जरा मुझे ये बताइए, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरीके से संवैधानिक संकट के हालात पैदा किए गए ताकि इसी बहाने ऐसा लगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है? क्या कहता है संविधान के उस अनुच्छेद के मुताबिक, क्या बातें सामने आती है जिसके तहत दिल्ली का गठन हुआ है? क्या आपको लगता है कि संवैधानिक संकट जैसे हालात पैदा हो सकते थे अफसरों की नियुक्ति को लेकर? जहां तक संवैधानिक संकट की बात है जी, तो मैं समझता हूं कि संविधान खुद में काफी क्लियर है कि क्या कौन सी चीज ऐसी है जो लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है और कौन सी चीज ऐसी है जो सेंटर कर सकता है। संविधान में संशोधन की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि संविधान में संशोधन की कोई जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 चीजें हैं जो संवैधानिक तौर पे खास तौर से लिखी गई हैं कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 चीजें हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको छोड़कर लेजिस्लेटिव असेंबली सारे काम कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी काम लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है संवैधानिक तौर पर। लेकिन इसमें 2 और मुद्दे हैं जो मैं जोड़ना चाहूंगा। एक मुद्दा यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब संविधान के मुताबिक जो लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पे चलता है। अब यहाँ पर जो ये शब्द है एड एंड एडवाइस, इसका बहुत महत्व है क्योंकि जहां तक स्टेट का मामला है, अब मैं यहाँ पे दो अलग बातें बोल रहा हूँ। एक स्टेट की बात है, एक यूनियन टेरिटरी की बात है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी 239 AA में होने के मुताबिक एक यूनियन टेरिटरी के वो रखती है। स्टेट के जहां तक स्टेट का मुद्दा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो कहती है कि एड एंड एडवाइस का मतलब ये होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात उन पर बाइंडिंग होगी, गवर्नर पे बाइंडिंग होगी वहां के। अब अगर वही चीज हम यूनियन टेरिटरी में रखें तो ये कहा जा सकता है, हालांकि डिबेटेबल पॉइंट है, ये कहा जा सकता है कि एक चीज हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे। फुल्का साहब अगर जवाब देना चाहें तो अच्छी बात होगी। देखिए, अगर इस सारी कंट्रोवर्सी से हो क्या रहा है, हो तो नुकसान तो दिल्ली का हो रहा है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हो रहा है। 100 दिन में से 18 दिन तो विवादों में ही चले गए। 18 दिन से फाइलें जहां की तहां फंसी हुई है। अगर इस मुद्दे पर देखिए, संविधान की जो व्यवस्था है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। सबसे अच्छा होता कि आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती और कहती कि इसकी व्याख्या कर दीजिए। ये मुद्दा हमेशा, ये विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाए, फिर न केंद्र सरकार बोल सकती है न कोई और बोल सकता है। ये मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट से तय हो जाता तो सबके लिए बाध्यकारी होता। तो विवाद को सड़क पर चलाने की बजाय अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट से जाकर ये एक्सप्लेनेशन मांग लेती, ये स्पष्टीकरण करवा लेती। फुल्का साहब 20 सेकंड में सर जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाना है मुझे। फुल्का साहब, जे जजमेंट ओम प्रकाश पाबा में प्रदीप जी, कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो जे छिंद्रा जी ने अभी कहा है कि ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट पे जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कैबिनेट की एलजी मानेंगे। सिर्फ वो एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं अगर कोई डिफरेंस ऑपिनियन है, बाकी अपने आप नहीं हो उसको रद्द कर सकते। जे जजमेंट साफ है। अब बात तो ये है ना कि मोदी सरकार कोई तो कुछ तो माने, इनको तो कोर्ट की जजमेंट से कोई परवाह नहीं, इनको संविधान की कोई परवाह नहीं, इन्होंने तो सिर्फ अपनी करनी है, अपनी जो गलत बयानी है। सरकार का, केंद्र सरकार का कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, ये गलत बयानी है। और फुल्का साहब एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं और कहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। आपके पास ये ऑप्शन है फुल्का साहब, आप तो वकील हैं, आप कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन दायर कर सकते हैं। एक चीज हमने हाल के दिनों में देखी है, संबित पात्रा जी, फुल्का साहब, एक चीज हमने हाल के दिनों में देखी है कि संविधान को हर कोई अपने अपने तरीके से समझ रहा है। आलोक शर्मा जी, आपका भी कोई नजरिया संविधान को लेकर? अखिलेश जी, साफ साफ कहना चाहता हूं, जब पार्टी केजरीवाल कहती है कि एलजे महोदय दिल्ली सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं, तो एलजी महोदय शांत क्यों हैं? केंद्र सरकार शांत क्यों है?
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चली जाती? अगर केंद्र सरकार ही इस विवाद को सुलझाना चाहती है, पार्टी केजरीवाल तो जानबूझकर आवरण ओढ़ना चाहते हैं कि विवाद किए थे उनको पूरा करने में हम नाकाम रहे हैं, उसको किसी भी तरह से हम छुपाते रहे। लेकिन केंद्र सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था। अगर केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि दोनों ही अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। आज जनता पूछना चाहती है कि अनऑथराइज कॉलोनीज कब रेगुलराइज होंगी? पानी के था और पानी के जो मीटर लेकर केजरीवाल जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठते थे, फूंक मारकर दिखाते थे, वो कब बंद होंगे? आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो बिजली के मीटर बहुत तेज भागते थे वो कब बंद होंगे? 500 स्कूल कब खुलेंगे? वाईफाई कब मिलेगा? मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा और जवाब दीजिए फुल्का साहब, जो सारे काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो कब करेंगे? विकास की सोचें। आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं आपसे, जो कुछ वो नहीं कर पाए कब करेंगे आप लोग? सिर्फ वादे हुए थे क्या? जो बिजली के मीटर तेज चलते थे, बिजली के मीटर तेज चलते थे, शीला सरकार के टाइम पे तेज चलते थे। अब आज जाके देखिए बिजली कंपनियों में इतना डर पैदा हो गया। आज जाके बिजली के ही रेट को लेकर आप तमाम बातें कह चुके हैं। हालांकि बिजली का भी फायदा जनता को आप दे रहे हैं सब्सिडी के माध्यम से। बिजली कंपनियों के खिलाफ आपने एक पर्ची भी लिखी है? अरे एक पर्ची लिखी है, पूरा एक्शन पूरा हो रहा है, लगातार हो रहा है। सर बिजली से आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम भी आपको करने हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, महिला दस्ता बनना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बताइए, आपके पास तो तमाम सबूत थे। आलोक शर्मा जी हो गई आपके पास, जवाब ले लीजिए। कंपनियों के साथ साठगांठ है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अखिलेश जी, मैं फुल्का साहब को कुछ कहना चाहता हूं। समझ नहीं आया क्या क्या जवाब, तीन लोग इकट्ठे बोल रहे थे। फुल्का साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। आलोक शर्मा जी ने तो खैर आप पर कई सवाल दाग दिए हैं, वो तमाम ऐसे सवाल है जो काम वो खुद नहीं कर पाए दिल्ली में 15 साल तक, उसके बाद जवाब मांग रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, बिजली की बात छोड़ते हैं, बिजली पर आपने क्या किया नहीं किया वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। गर्मी बढ़ रही है भी पता चलेगा, अभी मांग भी बढ़ रही है लगातार। वो भी आपने सब्सिडी का रास्ता निकाला, उसमें भी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो आप करने वाले थे, बिजली कंपनियों से वसूलने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। बहरहाल सीसीटीवी कैमरे का क्या हुआ? महिला सुरक्षा दल बनना था, उसका क्या हुआ? फ्री वाईफाई का क्या हुआ? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने थे, उसका क्या हुआ? इनके जवाब भी कुछ है क्या आपके पास? कल को सब कुछ आपको बताएंगे, सिर्फ आप 22 घंटे इंतजार कीजिए। कल को सारा आपको मिल जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। ओके, मतलब वो रिसर्च अभी आप नहीं बताना चाहते हैं, रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। और आपके केस में 22 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, हमने सब कुछ अभी बताओ और आपके लिए 22 घंटा इंतजार करो, ये इस प्रकार का नियम क्यों है? क्योंकि पूरे का पूरा ब्यौरा आ रहा है आपके आगे, कल को आ रहा है। इनसे पूछिए 100 दिन हो गए, बजट कहां है आपका? सवाल बहुत सारे हो गए, फुल्का साहब जवाब दे दीजिए, फिर संबित पात्रा जी के पास जाते हैं। आज तक एसी कमरों, आपने सबने एसी कमरों में बैठ के बजट बनाया है। ये बजट जनता बना रही है, जनता। और जनता में जाके लगातार जो मोहल्ला सभा हो रही है, ये बजट पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता का बना हुआ बजट आएगा। चलिए 1 मिनट जरा संबित पात्रा जी से अब एक सवाल मैं पूछ लूं। संबित पात्रा जी, आम आदमी पार्टी को तो कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एक बयान दिया है। उनका कहना है बीजेपी के बारे में कि चतुर सरकार है, फीता काटने वाली और बटन दबाने वाली सिर्फ सरकार है, काम कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए मैं कांग्रेस का तो जवाब दूंगा, पहले आम आदमी पार्टी का जवाब दूं। आप देखिए अभी जो 100 दिनों में क्या काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसमें जो हमारे छिंद्रा साहब वकील बैठे हैं, उनको डरने की आवश्यकता है। थोड़े दिनों में वकीलों की नौकरी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तमाम लोग अब पढ़ने लगे हैं 24 घंटे, मुझे लगता है सब लोग वकील ही बन जाएंगे और सब लोग वकालत कर रहे होंगे। सही बात, केवल यही कंट्रोवर्सी चलने वाली है और रोज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही डिस्कशन होने वाला है। और अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। पहले तो हम अपने आलोक भाई का ही जवाब दे दूं, फिर हम सचिन पायलट का जवाब देंगे। आलोक भाई ने आरंभ किया था कोई दुकान और पकवान के बारे में कह के, दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बारे में दुकान और पकवान का जुमला सुना रहे थे। मैंने भी एक जुमला बनाया है आलोक भाई कांग्रेस के लिए। बोलिए सर, बीजेपी बहुत जुमले सुनाती है। दुकान, लूटे पकवान,
लूटे मकान, लूटे खदान, आपका सब कुछ लूट लेना है और कुछ काम नहीं था। और जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, ये देखिए कंफ्यूजन देखिए, सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम केवल फीता काट रहे हैं उन्हीं के कानूनों का और उन्हीं के नियमों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी कानून ला रहे हैं सब बेकार है, फालतू है, और दूसरी तरफ कहते हैं ये हमारे ही कानून है। पहले ये निर्णय कर ले कि ये उन्हीं के कानून है या बेकार कानून है। अखिलेश जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर दीजिए, बिल्कुल उत्तर दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल में 4 सेशन बजट के मिलाकर हुए पार्लियामेंट के, मैं जानना चाहता हूं कि एक भी कोई ऐसा आप कानून लेकर आए, कोई विधेयक लेकर आए जिससे आम आदमी का फायदा हो। हम सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए, आपने कोई भी एक अधिकार दिया हो तो बताइए। तमाम जो इकोनॉमिक से रिलेटेड बिल्स हमारे समय के पेंडिंग थे, एफडीआई था, इंश्योरेंस था, आपके जितने भी लेकिन हमारे आपने समय इतना काम किया आलोक शर्मा जी, लेकिन उसका रिवार्ड तो आपको मिला नहीं, शायद जनता समझ नहीं पाई आपके काम। प्रदीप सिंह जी जरा मुझे एक चीज बताइए, केवल क्या माना जाए, जिस तरह से आलोक शर्मा ये बातें कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो कुछ कर नहीं रही लेकिन करती दिख रही है, सिर्फ इसका ये आशय निकाला जाए फिर? नहीं, देखिए क्या कर रही है इसका नतीजा तो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन एक बात निश्चित, मतलब 2 बातें कही जा सकती हैं कि इस सरकार से जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं दिखती है। दूसरी बात यह है कि 1 साल पहले जो माहौल था उसमें उससे आज के माहौल में बहुत बड़ा अंतर आया है। तो इसको आप एक संकेत मान सकते हैं कि सरकार सही दिशा में चल रही है, लेकिन वो सही दिशा में चलती रहेगी या भटक जाएगी ये आगे पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरह की निराशा और हताशा का वातावरण बन गया था 2014 के चुनाव से पहले, उस वातावरण से तो निश्चित रूप से निकले। क्या काम हो रहा है, उसके नतीजे कैसे निकलेंगे? देखिए अब जैसे एक ही योजना है सरकार की, ले लीजिए जनधन योजना। कांग्रेस कहती है कि हमारे समय से चल रहा था, सही बात है। फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि स्पीड का और स्केल का और कमिटमेंट का अंतर है। इतने 5 महीने में 12.5 करोड़ अकाउंट खुलना ये अपने आप में कमिटमेंट दिखाता है सरकार। ठीक है, लेकिन सर जो एक बुनियादी चीज है बार बार जिसका मैं जिक्र करता हूं, महंगाई। आम आदमी को इससे नहीं मतलब है तमाम चीजों से, ठीक है आप करें, क्या करेंगे आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन फौरी तौर पर जिस चीज की उम्मीद थी कि आप महंगाई कम कर देंगे, वहां पर आपको सरकार कहां दिखती है, मोदी सरकार? देखिए आंकड़ों में महंगाई कम हुई है, लेकिन सवाल ये है, नहीं हम बजट की बात करूंगा। हाँ वही कह रहे हैं, हमारे आपके घर का बजट कम हुआ है क्या? प्रदीप साहब, दाल जो है वो 120 रुपए किलो बिक रही है, 2 ही कसौटियां हैं आम आदमी के लिए, महंगाई कम हो गई, घर का बजट 100 रुपए किलो टमाटर या उसकी आमदनी बढ़ी। आलोक जी दोनों मोर्चों पर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं किलो 50 घर का बजट बढ़ा है, न घटा है और न आमदनी बढ़ी है। अच्छा। तो इस नाते आम आदमी के नजरिए से आप देखें तो महंगाई में जमीनी स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और संबित पात्रा जी तैयारी कर लीजिए, आप 22 घंटे के बाद फुल्का साहब कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर कई जवाब आपको देने पड़ेंगे। फिलहाल वो नहीं बता रहे थे, छुपा रहे, उसको 22 घंटे बाद रिवील करेंगे। वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए ये किस प्रकार के अचीवमेंट हैं जो दिखाने से ही दिखते हैं? 22 घंटे के बाद से दिखाएंगे, वो बताएंगे, कह रहे हैं 22 घंटे के बाद वो दिखेंगे अचीवमेंट। इसे तो अचीवमेंट थोड़ी कहते हैं, चर्चा और आगे हो सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं। खिड़की खुलते ही आप